दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या बीएसएनएल के आने से अंबानी जी को अपने बेटे की शादी महंगी पड़ जाएगी? क्या बीएसएनएल कर देगा अंबानी जी की छुट्टी? दोस्तों एक वक्त था जब बीएसएनएल का बोलबाला था, फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब बीएसएनएल को कोई भी नहीं पूछने वाला था। नहीं, हम यहाँ पर कविता नहीं कर रहे बल्कि मौजूदा हालात बता रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और बीएसएनएल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तभी तो हर कोई बीएसएनएल का गाना गा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या बीएसएनएल सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को पछाड़ते हुए वापस अपनी जगह बनाएगा या फिर हवा की तरह उड़ जाएगा? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब देश में 4G का बोलबाला चल रहा था तो बीएसएनएल 3G चला रहा था, और अब जहां सारी कंपनियां 5G सर्विस दे रही हैं, वहीं बीएसएनएल अपनी 4G सर्विस को प्रमोट कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। एयरटेल और जियो की दादागिरी से परेशान लोग बीएसएनएल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा बीएसएनएल पर नहीं बल्कि टाटा कंपनी पर है। जी हाँ, टाटा कंपनी ने ही बीएसएनएल के 1.25 लाख 4G टावर लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। पर दोस्तों क्या आपको बीएसएनएल का इतिहास पता है? क्योंकि बीएसएनएल का कनेक्शन ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। जब कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ यानी तार का इस्तेमाल किया जाता था, शुरुआत में तो ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो टेलीग्राफ की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद कई सारी सब्सिडियरी कंपनियों की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से वो दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करने लगे। इतना ही नहीं, इन्होंने भारत को इंटरनेशनल लाइंस के जरिए दुनिया के बाकी देशों से भी जोड़ा। फिर 90 के दशक में कई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भारत में अपने पैर जमाने लगी थी। इन्हें से मुकाबला करने और सर्विसेज और पॉलिसीज पर सही से काम करने के लिए सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना था और सर्विस प्रोवाइड करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का था। लेकिन फिर 1 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि बीएसएनएल। और इस तरह बीएसएनएल की शुरुआत हुई, जिसने पूरे भारत को कनेक्ट करने का काम किया था। दोस्तों बीएसएनएल को बनाने का असली मकसद था देश में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को फैलाकर हर नागरिक को कॉल और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाना, जिसका सबसे बड़ा परिणाम ये देखने को मिला कि साल 2000 में इंटरनेट, 2002 में 2G इंटरनेट और 2005 में ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफर की गई। अपने शुरुआती दौर में बीएसएनएल ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखी और कुछ ही सालों में इसने एयरटेल को पछाड़कर मार्केट में कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, उस समय बीएसएनएल का दबदबा ठीक वैसा ही था जैसे अभी कुछ समय पहले जियो का हुआ करता था, या फिर कह लीजिए उससे भी ज्यादा, क्योंकि जियो के पास मुकाबला करने के लिए एयरटेल था। लेकिन उस टाइम बीएसएनएल ने एयरटेल को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। दिसंबर 2005 तक तो बीएसएनएल से 2.5 करोड़ कस्टमर जुड़ चुके थे, साथ ही 1 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन को सर्विस भी ये दे रहा था। इस दौरान कंपनी ने 10,183 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। बीएसएनएल अपने कस्टमर बेस को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि साल 2006 से 2007 के बीच इसका मार्केट शेयर 31% चला गया था। लेकिन फिर इस कंपनी का स्ट्रगल शुरू हुआ, जहां साल 2007 में बीएसएनएल ने सिर्फ 7,806 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो इसके 1 साल पहले के मुकाबले काफी कम था। और यहीं से कंपनी नीचे गिरना शुरू हो गई, जिसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। पर सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में राज करने वाला बीएसएनएल समय के साथ डूबता चला गया? असल में दोस्तों बीएसएनएल के डूबने का असल कारण स्कैम था। जी हाँ, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियों में घोटाला ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों इस केस को आज भी टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम के नाम से जाना जाता है, जिसका बीएसएनएल पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। और इस पूरे गड़बड़ घोटाले के मास्टरमाइंड थे उस समय के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन दयानिधि मारन, जहां इन्होंने अपने घर और ऑफिसेज में 300 से ज्यादा इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए थे, जिसमें हाई कैपेसिटी ISDN लाइन लगवाई गई थी,
जो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होती है। इन टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल दयानिधि मरण के पारिवारिक बिजनेस सन टीवी नेटवर्क में किया जा रहा था। इस स्कैम से बीएसएनएल को 1.78 करोड़ का चूना लगा और बीएसएनएल इस नुकसान को रिकवर करने में लगा ही हुआ था कि तभी 2008 में 2G स्कैम होता है, जो कि भारत के सबसे बड़े करप्शन स्कैम में से एक था, जिसमें गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा नुकसान था, क्योंकि उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने कंपनी की नीलामी करने के बजाय पहले आओ पहले ले जाओ वाली नीति पर लाइसेंस दिया था, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों को बहुत ही कम प्राइस पर स्पेक्ट्रम मिला था। अब यह मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो बाकी कंपनियों के साथ साथ बीएसएनएल के टेंडर की भी जांच होने लगी, जिससे बीएसएनएल के ऑपरेशन और कई सारे अहम प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए और फिर बीएसएनएल को घाटे का सामना करना पड़ा। 2007 से लेकर 2010 के बीच इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और इस दौरान बीएसएनएल को नुकसान पर नुकसान हो रहे थे, जहां बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां तरह तरह के प्लान ऑफर करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाकर कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वहीं बीएसएनएल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने जो मौजूदा कस्टमर है उन्हें कैसे हैंडल करे, जिसकी वजह से 2010 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर गिरकर 14% रह गया। अब बीएसएनएल की हार की वजह हम सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही कहें या फिर सरकार की घूसखोरी, जिसने बीएसएनएल को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया, जहां 2010 से 2011 के बीच बीएसएनएल को 6,384 करोड़ का नुकसान हुआ था, जो 2012 में बढ़कर 8,851 करोड़ हो गया। और ये तो फिर कुछ भी नहीं, 2016 के बाद जब जियो आया तो उसने फ्री में इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग देना शुरू किया, तब तो बीएसएनएल धड़ाम करके नीचे गिर गया और फिर इसकी उठने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर दोस्तों, जिस रिलायंस जियो की वजह से बीएसएनएल का नामो निशान मिटने वाला था, आज उसी रिलायंस की वजह से लोग दोबारा से बीएसएनएल पर अपना भरोसा जताने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ प्लान का रेट 20 से 25% तक बढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए एयरटेल और वोडाफोन ने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी। ऐसे में भारत की मिडिल क्लास और गरीब जनता परेशान है कि हर महीने 300 रुपए का टैरिफ प्लान कैसे करवाएं, क्योंकि अब बिना इंटरनेट के तो काम चलेगा नहीं। ऐसे में मौके पर चौका मारते हुए बीएसएनएल ने अपने पुराने और सस्ते प्लान्स लोगों के सामने लाकर खड़े कर दिए। यहाँ तक कि जो लोग कम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अनलिमिटेड कॉलिंग चाहिए होती है, उनके लिए भी बीएसएनएल ने कई सारे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए हैं। दोस्तों, बीएसएनएल का टारगेट शुरुआत से ही देश का रूरल एरिया रहा है, वो एरिया जहाँ देश की असली मिट्टी होती है। इसलिए तो बीएसएनएल ने टाटा कंपनी के साथ हाथ मिला लिया, जहां अब बीएसएनएल पूरे देश में 1.25 लाख 4G टावर लगवा रहा है और ये ऐसे टावर होंगे जो अपग्रेड होने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अभी भले ही बीएसएनएल 4G सर्विस दे रहा है, लेकिन अगर जनता का विश्वास बीएसएनएल पर बना रहा और ज्यादा से ज्यादा लोग बीएसएनएल की तरफ आकर्षित हुए तो कुछ ही महीनों में बीएसएनएल 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी तो हर रोज हजारों की संख्या में लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवा रहे हैं या फिर अपने पुराने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से आप खुश हैं? अपना जवाब कमेंट में बताना जरूर। साथ ही ये बताना बीएसएनएल और जियो की लड़ाई में आप किसके साथ हैं। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।